साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। कुछ कारणों बस काफ़ी समय के बाद आज आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ। ये बहुजन पैगाम के माध्यम से जो समाचार आपको मिलते हैं, जो खबरें मिलती हैं, उसको देश के हर बहुजन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिसकी वजह से इस चैनल के माध्यम से जो खबरें पूरे देश के बहुजनों के हित में उनको जागरूकता पैदा करने के लिए दी जाती हैं, वहाँ तक पहुँच सकें। साथियों, बहुत समय से कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, सजेशन भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि यदि 2024 में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। साथियों, इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं शायद वह भूल गए कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। नाम दो हैं, उनकी विचारधारा एक है और एक ही विचारधारा पर चलते हुए वो देश को अपनी गिरफ्त में रखना चाहते हैं। अंदरूनी तौर पर उनका एक मकसद है, एक समझौता है कि 10 साल शासन कांग्रेस करे, उसके बाद 10 साल शासन बीजेपी करे, फिर कांग्रेस करे, फिर बीजेपी करे। ये सिलसिला लगातार चलता रहे। किसी भी कंडीशन में बहुजन समाज के लोग सत्ता से दूर रखे जाएं। वो सत्ता में नहीं आने चाहिए, चाहे वो बीएसपी है, सपा है, आरजेडी है, लालू जी की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, किसी की भी पार्टी है। इनकी सरकार देश में नहीं बननी चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसलिए ये जो ड्रामा चल रहा है, आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, यही लोग सत्ता में रहने चाहिए, बाकी कोई नहीं। साथियों, इसे बड़ा गहराई से समझना होगा। दोनों ही दल, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही मनोवादी विचारधारा से चलते हैं। अभी आपने देखा, पिछले दिनों राहुल गांधी ने कई महीने बहुत बड़ी यात्रा की, काफ़ी जनसमूह उनके साथ देखा। अब भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है आपने देखा। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ जो टिकट का बंटवारा किया गया, उसमें कांग्रेस ने मोर देन 50%, 15-12% सवर्ण क्लास के लोगों को टिकट दिए। जो कोटा रिजर्व है SC ST का, वो तो देना ही था। इसके अलावा जो OBC को टिकट मिलने चाहिए थे, वो सारे के सारे टिकट उन्होंने, मैक्सिमम टिकट्स सवर्ण क्लास के लोगों को दे दिए, यानी ब्राह्मण और ठाकुर जाति के लोगों को दे दिए। यही पोजीशन मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अंदरूनी जो आंतरिक इनकी सोच है, वो बहुत ही बहुजन समाज के लिए खतरनाक है। उसको समझना चाहिए देश के लोगों को, और इस विचारधारा को समझ में आ जानी चाहिए कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का विकल्प बीजेपी नहीं है। बीजेपी का विकल्प या कांग्रेस, दोनों का विकल्प है तो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, वो हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं और राजनेता हैं, वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लाप रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वोटर है बहुजन समाज का, मोर देन 85-90%, वो क्या करे, किधर जाए। वो तो वोट देता है, लेकिन ये आपस में बंदर बांट करके कहीं के नहीं रहते, और बाद में जनता का शोषण होता है, और जिनकी संख्या 15% है, उनकी सरकार बन जाती है, और वो फिर इन लोगों पर अत्याचार करते हैं।
उसके बाद ये नेता कहीं भी नहीं दिखाई देते। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, चंद्रशेखर आज़ाद, कहीं कोई एट्रोसिटी होती है वो ज़रूर जाता है और वहाँ पर जो भी हो सकता है वहाँ जाकर के लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके अलावा कोई भी बहुजन समाज की पार्टी या कोई भी राजनेता किसी कोई घटना हो जाए वहाँ नहीं जाता। अभी आपने देखा राजस्थान में एक 7 वर्षीय वो दलित समाज की कोई लड़की थी, तो वहाँ पुलिस वाला उसके साथ रेप करता है। कितनी क्रूर घटना है, जिसको रक्षक कहते हैं वही भक्षक बनी हुई है। और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी ओबीसी का है। क्या कर रहा है, क्या काम है उसका? वो वास्तव में राजस्थान की जनता की सुरक्षा कर रहा है अथवा कांग्रेस की नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसे जो डायरेक्शन मिलते हैं कांग्रेस से उन्हीं का पालन करेगा। यही छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल है वो भी वहाँ पर कांग्रेस का नौकर है, ना कि मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री काम होना चाहिए वो नहीं कर रहा है। एक तरफ उसके पिताजी नंद किशोर बघेल बुद्धिज्म का राग अलापते हैं, बुद्धिस्ट हैं। मेरे प्रोग्राम में भी आए हुए थे, अभी मई में प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उसमें आए हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि यद्यपि भूपेश बघेल से उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री लायक हैं। लोगों को प्रधानमंत्री के लिए उनको वोट करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के लायक कैसे हो सकता है जो छत्तीसगढ़ के अंदर राम पथ गमन बना रहा हो और हर जगह 30-30, 40-40 किलोमीटर की दूरी पर राम की प्रतिमाएं स्थापित कर रहा हो, जो कि मनुवाद का प्रतीक है, ब्राह्मणवाद का प्रतीक है। और बहुजन समाज जो 85% है, जिसके अंतर्गत से भूपेश बघेल आते हैं, उनके पिताजी भी आते हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि वो भी ओबीसी समाज का व्यक्ति है, लेकिन क्या कर रहा है ओबीसी समाज के लिए और SC/ST समाज के लिए? जो उसे बीजेपी से डायरेक्शन होते हैं वही कर रहा है। तो साथियों, एक बात समझ लीजिए, जब तक आपकी हुकूमत नहीं होगी, देश पर आपकी सत्ता नहीं होगी, आप देश की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, तब तक बहुजन समाज का आप हित नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते, संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके संवैधानिक अधिकारों को नहीं बचा सकते। कहीं भी नौकरी कर लीजिए, कांग्रेस में कर लो, बीजेपी में कर लो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी है उसमें कर लो, आम आदमी पार्टी उसमें कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा पिछली साल मोदी जी ने 27 ओबीसी के मिनिस्टर बनाए केंद्र में। कोई उनको जानता है? क्या नाम है, क्या काम है उनका? कहीं जाते हैं? नहीं। बोलती बंद है, बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसी पार्टियों में गुलामी करने से क्या फ़ायदा? समाज का भला नहीं हो सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे गुजारिश यही है कि जो 2024 का मुख्य चुनाव आने वाला है, इन दोनों पार्टियों को आप ध्यान में रखिए। इन पार्टियों के माध्यम से जो भी कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC के हों, चाहे सवर्ण हों, यदि आपको सवर्णों के, आप शुभ चिंतक हैं, सवर्णों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको बराबरी के लिए, समता के लिए, समानता के लिए, उनके आरक्षण के लिए, तो किसी भी दशा में आप उनको वोट नहीं करिएगा। तभी किसी तरीके से आप समाज को बचा पाएंगे और देश को बचा पाएंगे। अभी आपने देखा सहारा का सुब्रत राय मर गया, उसके हितैषी लोग शोक मना रहे हैं, लेकिन पूरे देश से उसने अरबों खरबों रुपया गरीबों का जो खून चूसा वो लेकर के चला गया। उनको तो कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के ये पाखंडी लोग आते हैं और आपका शोषण करते हैं, आप जान ही नहीं पाते कि आपका शोषण कौन कर रहा है।
आपने देखा आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि 25 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने यानी मोदी जी ने जो पूंजीपतियों का लोन था अडानी अंबानी का वो माफ़ कर दिया। 25 लाख करोड़। बताइए, इतना पैसा यदि बहुजन समाज के विकास में लगाया होता तो कहाँ से कहाँ देश पहुँचता। शिक्षा को ख़त्म कर दिया, पाखंडवाद पर पैसा खर्च हो रहा। अभी आपने देखा अयोध्या में 5 लाख दीपक जलाए गए, कितना सरसों का तेल गया होगा। और वो तेल को, जो बचा हुआ तेल था, जो दीपक थे उनके अंदर, तो वहाँ बेचारे गरीब मासूम बच्चे बच्चियाँ उस तेल को बोतल में इकट्ठा कर रहे, उससे उनके यहाँ जा कर के खाना बनेगा। ये हालत है। ये सरकार इतनी जाहिल है कि इसे मानवता से कोई लेना देना नहीं। समता समानता की तो बात छोड़िएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी की तो बात छोड़िएगा। ये केवल अपने घमंड में चूर हैं। देश की इकोनॉमी से इन्हें कोई मतलब नहीं, देश प्रेम से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये देशद्रोह का काम करते हैं। जब से 10 साल से लगभग 10 साल होने जा रहे हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, पूरे देश में शिक्षा का हाल क्या हो गया। अनपढ़ बनाया जा रहा है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बनाएगा। सम्राट अशोक ने यही कहा था कि जिस देश में शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं है, वो देश मजबूत कभी नहीं बन सकता। इसलिए उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं मोदी जी, कहते हैं बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक बात है, ये बात तो सही है, लेकिन काम बाबा साहब के अपोजिट करते हैं। बाबा साहब ने 3 बातें कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मोदी जी का फार्मूला क्या है? जो गोलवरकर का है और जो उनके RSS के पहले से सावरकर जी रहे, उनका फार्मूला है कि बहुत लंबे समय तक शासन करना है तो देश को अशिक्षित बनाओ, उसको उतना ही दो जिससे उसका पेट भर जाए, उसी को अपना विकास समझे। इसी विचारधारा के तहत 5-5 किलो राशन लोगों को दिया जा रहा है। धिक्कार है लोगों को कि जो 5 किलो राशन लेकर के अपने वोट को उस सरकार को देते हैं जिसने उनके अधिकारों को छीन लिया। ऐसी स्थिति में जो बहुजन समाज के युवक हैं उनका क्या होगा? वो कहीं के नहीं। आप देखिए, ये बात सच है। आज जो लड़के, युवा लड़के बहुजन समाज के यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं। और जो लोग जेल से निकले हैं, तड़ी पार भी हो सकते हैं, वो देश चला रहे हैं। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो सकती है? इसमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन किसको कहा जाए? कमी तो सबसे बड़ी हमारे राजनेताओं की है, जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं और उनके मसीहा बने हुए हैं। वो शायद पढ़ते भी नहीं हैं और ना महापुरुषों का उन्हें ज्ञान है, ना इतिहास को उन्होंने पढ़ा हुआ है, और ना ही मौजूदा हालात के बारे में कुछ सोचते हैं, समझते हैं, ना उस पर आगे बढ़ते हैं। केवल अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? समाज के लोगों को वो करना चाहिए जो आज बहुजन समाज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है जिसे कहते हैं, यूट्यूब चैनल पर जो व्यूज जाते हैं, वही असली मीडिया है। जो कहता है उसको समझना चाहिए, उसको समझ करके फॉलो करना चाहिए। आपके पास 75 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, ना तो आपका कोई मीडिया है, ना प्रिंट मीडिया है, ना इलेक्ट्रिक मीडिया है, कुछ भी नहीं। जो घर में टीवी लगे हुए हैं उन पर पाखंडवाद पढ़ाया जाता है। केवल पार्टी विशेष का यानी बीजेपी का प्रचार होता है। हर पल, हर घंटे, हर समय मोदी जी की फ़ोटो दिखाई जाती है। कोई देखे चाहे ना देखे, फिर भी जरूर दिखाई जाती है। आज की स्थिति ये है, पूरे देश का जो लगभग मोर देन 80% लोग हैं, ना तो मोदी जी को सुनना चाहता है, ना शक्ल देखना चाहता है। लेकिन फिर भी
होर्डिंग लगा करके देश का अरबों खरबों संपत्ति खत्म की जाती है कि हमको देखो, फोटो दिखाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो पैसा जो होर्डिंग पर खर्च किया जाता है, पब्लिसिटी में खर्च किया जाता है, बैनर्स में खर्च किया जाता है, वो पैसा यदि इस देश की तरक्की में खर्च किया जाए, शिक्षा पर खर्च किया जाए, इकोनॉमी सुधारने में खर्च किया जाए, तो कितना बढ़िया होता, हमारा देश मजबूत होता। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। अभी आपने देखा ये मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का संकेत नहीं है तो क्या है? एक मनवादी व्यक्ति है जिसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूपा। अब ये आनंद स्वरूपा इसका नाम है। ये स्वामी तो मुफ्त में मिलता है, कोई भी लगा दे, किसी के नाम की लगा दे। स्वामी बाबा रामदेव, स्वामी आनंद स्वरूपा, महंत लगा दो, किसी के पीछे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी एक डिग्री कहे या उपाधि कहे जो कोई भी लगा सकता है, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, तो ये मुफ्त में मिल जाती है। तो वो क्या कहता है कि 2035 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जब पत्रकार ने कहा कि देश वो संविधान से चलता है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, आनंद स्वरूपा कहता है बनाया होगा, मुझे क्या लेना देना संविधान से डॉक्टर अम्बेडकर के। डॉक्टर अम्बेडकर यहीं नहीं रुका, वो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर चमरिस्तान बनाना चाहते थे, कुर्मिस्तान बनाना चाहते थे। कितना बड़ा घोर अन्याय, अपमान हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। कहाँ चला गया इनका मीडिया, कहाँ चली गई इनकी CBI और ED, कहाँ चली गई? इनके पास जो साधु महात्मा इनके हैं मनवादी, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, कहीं कोई छापा नहीं पड़ता किसी तरह का। छापा किस पे पड़ेगा? एक ऑर्डिनरी आदमी पकड़ लिया, उस पर छापा डाल दिया। बदनाम कैसे करते हैं? आज आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी अब दुनिया में नहीं है, वो दुनिया छोड़कर चले गए। उनके बारे में ये क्या कहते हैं, वो भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उन्होंने जो भ्रष्टाचार का महल बनाया उससे समाजवादी पार्टी पैदा हुई। लालू जी के बारे में क्या कहते हैं, वो चारा चोर है। अरे जगन्नाथ मिश्रा मुख्य रूप से उसका इसमें हाथ था, उसको छोड़ दिया, लालू यादव को पकड़ लिया क्योंकि वो OBC का व्यक्ति है। उसी तरह से नीतीश ने अभी एक बात में एक बात निकल गई लेडीज़ के बारे में, हालांकि वो माना जाए तो उसमें कोई गलत भी नहीं है किसी तरह का, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। फिर भी मोदी जी को इतना बड़ा गुस्सा आ रहा है, इतना बड़ा गुस्सा कभी नहीं आया था, हैं बरस पड़े। ठीक है, अरे तुम्हारा ही तो मुख्यमंत्री है भाई, तुम्ही ने मुख्यमंत्री बनाया था, आज तुम बुराई करते हो। और उसने गलत क्या कह दिया? तो मोदी मीडिया सारा का सारा नीतीश के पीछे पड़ गया। इसी तरह से अभी आपने देखा 2-3 महीने पहले चंद्रशेखर पर हमला हुआ, गोली मारी गई, वो तो बच गया किसी कारणवश। ये हालत आपके उन प्रतिनिधियों की हो रही है जिन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ काम करने की योजना बनाई और काम किया, लेकिन उनकी आलोचना किस तरह से ये मनवादी लोग कर रहे हैं, आपको गौर करना चाहिए। जो आनंद स्वरूपा आज कह रहा है कि यादव सेना बनी है, ये कुकुरमुत्तों की सेना है, और उसने जो काली सेना बनाई है जिसका वो संस्थापक है, वो उसे कुचल देगी। ये जात सूचक शब्द नहीं है क्या? इनसे देश में नफरत नहीं फैलती क्या? विघटन नहीं होता? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। यदि कोई बहुजन समाज का व्यक्ति, कोई मुसलमान या SC ST OBC बात कह दे, ये तुरंत उसके यहाँ CBI पहुँच जाएगी, पुलिस पहुँच जाएगी कि तुमने ये बात क्यों कही, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही वो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एक साथ प्रकाश नहीं डाला जा सकता। इस व्यक्ति ने हमारा जो यादव समाज है उसके बारे में यहाँ तक कह दिया कि ये तो ईसाइयत हैं,
ये मुस्लिम है, और यहीं तक नहीं कहा कि ये तो मुसलमानों की संतान है, यानी यादव समाज जो हमारा है वो मुस्लिमों की संतान है। इससे बड़ी घृणात्मक बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो हमारे राजनेता हैं उनके कान में जू नहीं रेंगती, वो कुछ नहीं कहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अभी आपने देखा 2 महीने पहले एक इनका बाबा है, मठाधीश कहें या उसे शंकराचार्य कहें, कुछ भी कहें, उसने कहा आगरा में मरे मुलायम काशीराम, वो जोर से बोलो जय श्री राम। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोगों ने प्रतिक्रिया की, अपोज भी किया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? उसके पास मोदी जी जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, ठीक है, जो ये नारा देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बाहुबली नेता रघुनाथ प्रताप सिंह, जिसे राजा भैया भी कहते हैं, जो मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते नहीं थकता। अखिलेश से पढ़ती हो ना पढ़ती हो हम नहीं कह सकते, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह की तारीफ जरूर करता है। लेकिन असलियत देखिए आप, जिस बाबा ने ये कहा मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम, उसी बाबा के पास ये रघुराज प्रताप सिंह पहुंचते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तो अब शायद आपको पता लग गया होगा कि ये लोग के अंदर क्या है, बाहर क्या है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। इसी तरह से जो ओबीसी की अन्य जातियां हैं, कुर्मी समाज है, लोधी समाज है, बहुत सारे लोग हैं, सैनी समाज है, सब में जागृति आ रही है। अब सैनी समाज के लोग भी आ रहे हैं, लोधी समाज के भी कुछ आ रहे हैं, और कुर्मी समाज के लोग भी आ रहे हैं। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियां इन लोगों ने बना दी हैं, धीरे धीरे उनमें भी काफ़ी जागृति आ चुकी है, और पहले से जागृति आ चुकी है, तभी ये जागृति पूरे देश में फैल रही है। लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रही। ये कहते हैं कि ये सोचते हैं कि यदि ये लोग इकट्ठा हो गए तो फिर हमको कौन पूछेगा, इनका शासन हो जाएगा। इसलिए ये पूरा ताकत लगा रहे हैं बदनाम करने के लिए। ये लोग एक ना हो पाएँ, किसी तरह से एक राष्ट्र की बात ना कर पाएँ, और देश की सत्ता पर काबिज ना हो सके। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं नहीं जाना चाहता। आपसे बस नटशेल में यही कहना है, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके किसी को वोट दीजिएगा, और आगे जो मेन चुनाव है 2024 का, यही फार्मूला उसमें अपनाइए। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि जब तक ईवीएम इनके हाथ में है तब तक आपका वोट व्यर्थ जाएगा। अभी देखा आपने बिजनौर में एक बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें मलूक नागर बीएसपी कैंडिडेट हैं, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, और वहाँ के लोगों ने बटन दबाया, हाथी पे चला गया कमल पर। तो जो बीएसपी को वोट पड़ रहा है, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, किसी का भी, वो कमल में ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे ये साबित हो रहा है, इस चीज़ को कौन रोकेगा। इसलिए इसका विरोध मैं समझता हूँ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं, लेकिन बाकी पार्टियां नहीं कर रही हैं। सपा को विरोध करना चाहिए, लालू जी को विरोध करना चाहिए, तेजस्वी को करना चाहिए, नीतीश को करना चाहिए कि ईवीएम हटाओ, बैलेट्स पेपर से चुनाव कराओ। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं, आपको पता लग जाएगा किसी को कितना वोट मिला। लेकिन वोट तो लोगों ने डाला, इसमें कोई शक नहीं, डालते भी हैं, और बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज के लोगों को वोट डालते हैं, लेकिन उनका वोट ईवीएम के जरिए ट्रांसफ़र हो जाता है बीजेपी को या कांग्रेस को। इसीलिए जो श्रवण क्लास की पार्टियां हैं, 5 मुख्य रूप से ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, इन 5 पार्टियों ने कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाई कि ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए और बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर ये 5 दल इकट्ठे हैं। वैसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बीजेपी ने सिसोदिया को जेल भेज दिया और संजय सिंह को जेल भेज दिया,
जैन को जेल में भेज दिया, आदि आदि, ये सब करते रहेंगे। लेकिन जो इनका मेन मकसद है कि ईवीएम से वोट कराना, उस पर ये कभी भी एक शब्द भी नहीं कहे कि इलेक्शन है वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो साथियों, मेरा कहना बहुजन समाज के राजनेताओं से और लोगों से, सभी से ये कहना है कि इस बात को समझो, और आज नहीं तो कल आपको रोड पे आना ही पड़ेगा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इसी संदर्भ में आगामी 26 नवंबर को गाजियाबाद जनपद के अंतर्गत एक स्थान है अशोका गार्डन, वहाँ पर हम लोगों ने एक बहुजन पैगाम के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें देश के बुद्धिजीवी लोग और जो समाज के प्रति लगाव रखते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, उनको कॉल किया गया है। जो सज्जन आ सकते हैं, आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उनका इंटरव्यू भी होगा, उनके विचार लिए जाएंगे और पूरे देश में बहुजन विचारकों के जो व्यूज हैं इस संबंध में, वो हर बहुजन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।